कन्या का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक लड़के को रख लिया था। अलका उस लड़के का भी ध्यान रखती थी। इस प्रकार कन्या दीप्ति और उस लड़के दोनों का वो ध्यान रखती थी। बराबर लेखक के घर में आशुतोष और माधवी का पत्र आता रहता था, जिसमें वो लोग आंदोलन की चर्चा करते थे, जिसको पढ़कर जानकर स्वप्नमयी थोड़ा विचलित हो जाती थी। यह देखकर लेखक को चिंता होने लगी और उन्होंने पत्र को इधर उधर करना शुरू कर दिया। तब अलका ने लेखक से पूछा कि उनके पत्र नहीं आ रहे। लेखक ने कहा हो सकता है वो जेल चले गए होंगे। तो अलका का कहना था कि अगर जेल गए होते तो कहीं तो पता चलता, अखबार में आता। तब लेखक ने बताया कि उनका आंदोलन इतना बड़ा थोड़े ही है कि अखबार में आएगा। लेखक ने अलका का ध्यान उस ओर से खींचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करने शुरू कर दिए। वो बहुत प्रेम से अलका से पेश आते, वो उन चीजों का अनुरोध करते जो अलका किया करती थी। फिर अंत में उन्होंने अलका को इन सब से दूर रखने के लिए उत्तराखंड में यात्रा की योजना बनाई, पर कुछ परेशानी होने के कारण उन्हें बद्रीनाथ से ही बीच से लौटना पड़ा। वो अलका के साथ उत्तरांचल के यात्रा पे निकले। वहां वो दोनों विष्णु गंगा और अलकनंदा के मिलन स्थल पर गए, जहां पहुंचकर लेखक को बहुत डर लगा, पर अलका को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह दोनों का संगम स्थल था और अलका के लिए वो स्थल मुक्ति के स्थल से कहीं कम ना था। वहां दोनों के का समय बहुत अच्छा गुजरा। लोगों ने पहाड़ पर यात्रा किया, पुष्प देखे, नदियां देखी और दोनों का समय बहुत आनंदमय गुजरा। फिर वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जिसका कहना था कि जिस तरीके से जल अपना स्थान खोज लेती है, उसी तरीके से कर्म इंसान को खोज लेता है। और वो सन्यासी उनके साथ ही आया। फिर लेखक स्वप्नमयी के साथ गाड़ी में वापस कलकत्ता की ओर लौट रहे थे। रास्ते में बिहार पड़ा। बिहार का मौसम देखकर लेखक ने पाया कि बरसात में भी आसमान साफ था। अचानक से बादल आ जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। फिर लेखक रात में सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि अलका तो है ही नहीं। उन्हें लगा कि अलका टॉयलेट के लिए गई होगी, पर कुछ क्षण जब नहीं आई तो वो विचलित होने लगे। लेखक को विचलित देखकर गाड़ी में मौजूद एक भद्र महिला, जिसका नाम शेफाली था, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी, उसने लेखक से पूछा कि आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। और बातचीत से लेखक को पता चला कि अलका की उस भद्र महिला शेफाली से बातचीत हुई और अलका ने शेफाली को सभी बातें बताई। लेखक शेफाली से जानना चाहते थे कि अलका कहाँ गई, पर शेफाली कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी। उसका यही कहना था कि वह सन्यासी ही ये चीज बता सकता है। फिर शेफाली अपने पति के साथ लेखक के घर में आई। वहां उसने लेखक के घर का निरीक्षण किया, देखा, वो काफी प्रभावित भी हुई। कुछ बातचीत हुई लेखक से और उसने वहां लेखक के सामने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि स्वप्नमयी यानी अलका फिर से एक संतान की माँ बनने वाली है, और लेखक को इस बारे में पता चला। लेखक को स्वप्नमयी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें उनके दिल में इस बात को लेकर टीस थी कि वह एक सन्यासी के साथ भाग गई, और उनको एक शर्म का भी भाव आ रहा था और उन्हें यह लग रहा था कि वो माँ को भी क्या बताएंगे। उन्हें अलका पे बहुत क्रोध आ रहा था, पर उन्होंने काफ़ी कोशिश करके अपने आप को शांत रखा और उन्हें लगा कि अब वो अलका को भूल चुके हैं। पर इस चीज़ का पता उन्हें तब चला जब उनकी माँ एक दिन वापस आई और उन्होंने लेखक से अलका के बारे में पूछा। तब लेखक ने झूठ बोलते हुए बोला कि अलका अपने माता पिता के यहाँ गई है। और जब लेखक की माँ ने पूछा क्या वह तुमसे पूछ कर गई है, उस पर लेखक का कहना था कि वह बिना पूछे कहाँ जाती
और लेखक मुस्कुराने लगे। इस पर लेखक की माँ ने कहा कि तुम अपने पिता की तरह ही डरपोक हो और उनकी तरह ही हंसते रहते हो। तुम अपनी पत्नी से डरते हो और इसलिए उसकी हर एक बात को मान लेते हो। फिर लेखक की माँ घर के अंदर चली गई। उसी दौरान सन्यासी का लेखक के घर में प्रवेश हुआ। सन्यासी को देख के लेखक को बहुत क्रोध आया, पर उसने सन्यासी की बात सुनी। सन्यासी ने लेखक को बताया कि अलका जेल जा चुकी है और इसका कारण यह था कि उसने ऐसी कविताएं करी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा और अब वो जेल में है। इससे लेखक को और गुस्सा आया। लेखक को लगा कि वह सन्यासी का मुंह तोड़ दे, पर उन्होंने प्रणाम ही किया। फिर सन्यासी वहां से चले गए। यह सब लेखक की माँ अंदर से देख रही थी। सन्यासी के जाने के साथ ही लेखक भी घर से बाहर निकल गए और देर रात तक घर के बाहर ही रहे। लेखक को लगा कि वह आत्महत्या कर ले। उसके लिए वह गए और पानी में कूदने वाले भी थे, पर वहां उन्हें अपनी प्रतिबिंब दिखाई दिया। उस प्रतिबिंब में उन्हें अलका भी दिखाई दी, जिससे कि उनको एहसास हुआ कि वह सही नहीं करने जा रहे थे। फिर वो घर लौट आ गए। घर वापसी के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि घर में पड़े हुए कांच, जो कि उन्होंने फ्रेम को फेंका था, उसके टूटने से फैले हुए थे, वो अब साफ थे। और माँ को उन्होंने बड़ा शांत पाया। माँ ने लेखक से बिहार जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा और कहा कि तुम पहली गाड़ी से बिहार जाओगे और अलका को वहाँ से कुछ भी करके लेके आओगे। और इसके लिए उन्होंने लेखक का सामान भी तैयार कर दिया था ताकि वो गाड़ी से बिहार को रवाना हो सके। लेकिन अगले दिन लेखक सामान्य दिन की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुए और जब लेखक की माँ ने यह देखा तब लेखक ने बताया कि छुट्टी तो भरना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको देखने के लिए जा सकता हूँ। फिर लेखक ने कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी भरी और वह अलका को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेखक इधर उधर भ्रमण करते रहे। पूरे 3 महीने बाद वह अलका तक पहुंचे। इधर उधर भ्रमण करने के दौरान सबसे पहले लेखक पहुंचे जोधपुर। जोधपुर में उनके एक मित्र थे जिनका नाम था अजीत। अजीत जो कि बहरे थे, उनका सुनने में तकलीफ थी। इस कारण से उनसे बात करने के लिए हमेशा कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना पड़ता था, जो कि लेखक को पहले पसंद नहीं था। पर अब उन्हें अजीत के साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा। वह पूरे 1 महीने तक अजीत के पास रहे और उससे बहुत सारी विषयों पे बातचीत की। जब वो वापस आने लगे तब अजीत ने उन्हें एक टाइप किया हुआ पुस्तक भेंट किया। जब लेखक ने उस पुस्तक को खोल के देखा तो उसमें लेखक की कही हुई बातें ही टाइप की हुई थी, जिसे देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ और तब उन्होंने अजीत को कहा कि तुम इतने गहरे हो, यह तो मुझे पता ही नहीं था। फिर राजस्थान जोधपुर से लेखक पांडिचेरी आ गए। पांडिचेरी में भी वो अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचे जिन्होंने अपना बसा बसाया गृहस्थ छोड़ करके एक आधुनिक तपोवन में प्रवेश कर लिया था। वे स्वभाव से बहुत भोले थे और बहुत गहरे मन के थे। लेखक उनसे मनोविज्ञान पर काफी समय तक बहस करते रहते थे। जब लेखक पांडिचेरी से वापस आने लगे रामेश्वरम की तरफ, तब अचानक से लेखक के मुंह से निकला कि यहाँ के पपीते बहुत अच्छे होते हैं। इस पर लेखक के मित्र ने उन्हें पपीता भेंट किया। ना चाहते हुए भी लेखक को वो पपीता लेना पड़ा, लेकिन लेखक ग्लानि से भर गए क्योंकि वो पपीता उनके मित्र अपने लिए लाए थे और लेखक को अब पूर्ण विश्वास था कि उनके मित्र को अब वो पपीता नहीं मिलेगा और रात को शायद वो खाली पेट ही सो जाएं। तो इस चीज़ का लेखक को पछतावा था। वह
कुछ समय उन्होंने रामेश्वरम में बिताया, फिर वह दिल्ली आ गए। जब वह दिल्ली पहुंचे तब लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। वहां पहुंचकर उन्होंने आशुतोष को एक पत्र लिखा। आशुतोष ने उस पत्र का जवाब 3 दिनों में भेज दिया। पत्र में लिखा था कि अलका खुश है और उनकी बेटी दीप्ति भी उन्हें याद करती है और वह चाहता है कि लेखक कुछ समय आकर उनके साथ में वहाँ रहे। लेकिन फिर भी लेखक नहीं गए। 7 दिनों तक वो दिल्ली में ही घूमते रहे और वो मीनाक्षी के साथ 7 दिन तक कभी सिनेमा घर, कभी नाट्यशालाओं में और कभी दार्शनिक स्थलों पर पिकनिक मनाते रहे। और कभी बोर हो जाते तो वह उससे बातचीत करते। फिर एक दिन अचानक वो आशुतोष के पास चले गए, जिसको लेखक को देखकर आशुतोष को बहुत खुशी हुई। पर लेखक ने आशुतोष को अपने आने की खबर अलका को देने के लिए मना किया, क्योंकि वह उस समय जेल में थी। जिस दिन अलका जेल से छूट रही थी, लेखक जेल के बाहर पहुंचे। लेखक को जेल के बाहर देख अलका को बड़ा ही आश्चर्य लगा। लेखक सबसे पहले आंदोलन के नेताओं से मिली, फिर वह लेखक के पास आई। और जब वो लोग साथ में आ रहे थे, तब जब अलका की नज़र लेखक पर पड़ती तो उसके आंख से अश्रुधारा बहने लगती। तो लेखक की अलका के साथ मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से खुल नहीं पाए थे। वापस आने के बाद अलका ने यह निर्णय लिया कि वह माँ को प्रसन्न करने के लिए गांव जाकर रहेगी। इस दौरान लेखक को पता चला कि जो सन्यासी उन्हें यात्रा के दौरान मिला था, जिसके साथ अलका भाग गई थी, वह सन्यासी कोई और नहीं पर आशुतोष था। लेखक आशुतोष को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उसने अपनी वेशभूषा बदल रखी थी और आंखों पर चश्मा डाल रखा था। ये जानने के बाद लेखक को ऐसा लगा जैसे उनके नसों में बहने वाला जहर एकदम से तिरोहित हो गया और वह पछतावे में और शर्मिंदगी में भरकर बोले कि मैं सचमुच तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब उन्हें किसी की चिंता थी तो अपने माँ की, और अलका माँ के पास जाने के लिए तैयार थी ताकि वह उन्हें प्रसन्न कर सके। अलका लेखक के छोटे भाई और नंदिता के पास जाकर दीप्ति को देना चाहती थी, क्योंकि अब वो दूसरे संतान की माँ बनने वाली थी। तब लेखक ने बताया कि वह बताना ही भूल गए कि उनका छोटा भाई और नंदिता विदेश गए हुए हैं। और लेखक ने अलका को विदेश जाने की भी बात कही। तब अलका ने कहा कि उसने जब देश ही नहीं देखा तो वह विदेश क्यों जाएगी। घर में आने के बाद अलका अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लेखक के साथ गुजारने लगी। उसने घर गृहस्थी संभाल ली। कभी कभार वह मंडली के भाषण के लिए जाती। वह देर रात तक काफ़ी समय तक लेखक से शिशु के संबंध में बात करती रहती। अलका ने लेखक से दिल्ली जाने की बात कही तो उस पर लेखक ने बताया कि उसकी सहेली, दिल्ली की सहेली मीनाक्षी अब वहाँ नहीं रहती, तो इसलिए वो वहाँ होटल में रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए लेखक से अलग होकर अलका दिल्ली चली गई और कई दिनों बाद अलका ने लेखक को तार भेजा। तार में लिखा था कि 2 दिन की छुट्टी है, हो सके तो 2 और दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। 2 दिन की बची हुई छुट्टी भरी और वे दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पाया कि अलका ने तो वहाँ आशुतोष और माधवी के साथ गृहस्थी बसा ली है। अलका ने लेखक को बताया कि वह आशुतोष और माधवी की शादी करवाना चाहती है। इसके बारे में लेखक का क्या ख्याल है, यह अलका का पहला प्रश्न था। उसने कहा कि हम दूसरे प्रश्न को भी खोजेंगे। जब लेखक ने दूसरे प्रश्न के बारे में जानना चाहा तो अलका लेखक को रात के 11 बजे 4-5 घंटे के लिए एक पुल के नीचे ले गई। उस पुल के नीचे पानी जमा हो जाता था। बारिश के दौरान पानी इकट्ठा हो जाता था, पर अभी बरसात समय न होने के कारण सूखा था और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी। यातायात भी वहाँ पे बहुत मुश्किल से निकल पाता था। वहाँ का दृश्य देख के लेखक को पता चला कि वहाँ गरीब
बेबस लोग रहते हैं, वो लोग भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। और वहाँ के हुए घटना से लेखक ये जान पाए कि उनकी गरीबी को देखकर लोग वहाँ आके उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसको छपवाते हैं और अपनी प्रसिद्धि पाते हैं और आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग आके उनको देख के उनके चित्र बनाते हैं और इस ढंग से अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि ये लोग भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाते हैं और इनको देखकर दूसरे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। अलका लेखक को वहाँ उनके पास लेके आई थी। पुल के दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो रात के अंधेरे में गलत काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। अलका ने बताया कि वह इन लोगों का जीवन स्तर सुधारना चाहती है और इसलिए उसने अपने सदस्य की एक बड़ी आंखों वाली जो स्त्री थी उसको वहां रखा है ताकि वो उनके बीच में रहकर सारी स्थिति को जान सके। पर अलका इन चीजों को बीच में छोड़कर गांव जाने का निर्णय लेती है। तो ये जो दो प्रश्न, एक आशुतोष और माधवी के शादी का और दूसरा पुल के नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने का, इन दोनों को बीच में वह छोड़कर गांव चली जाती है। जबकि वह यह निर्णय ले सकती थी कि शहर में ही रहकर वो अपने इन दो कर्तव्यों का निर्वहन करे और अपना जीवन सुखमय बनाए, और दूसरी तरफ उसके लिए रास्ता था कि वह गांव जाए और गांव जाके लेखक की माँ को खुश करने का प्रयोग करे। और वह गांव चली गई। गांव पहुंचकर लेखक और अलका के बीच पत्राचार हुआ। जाने से पहले अलका बोल गई थी कि आप मेरे साथ नहीं भी आ रहे हो, लेकिन कुछ दिन के बाद आना जरूर। दोनों के बीच पत्रों के द्वारा बात होती। शुरू में अलका ने लिखा कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना प्रयोग कर रही हूँ। अलका अपने मंडली के सदस्यों को गांव ले जाना चाहती थी, लेकिन लेखक ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्होंने कहा गांव में ये सब नहीं चलता। वह मंडली के सदस्यों को इसलिए जाना चाहती थी कि अगर किसी कारण वह टूटने लगे तो मंडली के सदस्य उसका सहारा बने। फिर उसने सोचा कि हम साथ में ना जाकर अलग अलग जाएंगे और गांव में मिलेंगे। तब लेखक ने बताया वहाँ ये सब नहीं चलता। फिर अलका गांव चली गई। अलका ने पत्र में लिखा कि सब ठीक चल रहा है, मैं प्रयोग कर रही हूँ, मैं घर में हूँ, मुझे कहीं बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, घर में रहती हूँ, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसने पत्र में लिखा कि आशुतोष भेष बदलकर सन्यासी बनकर मुझसे मिलने आया। गांव की औरतें उसके आसपास जमा हो गई, पर मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन मैंने उसके सामने यह प्रकट कर दिया कि वो मिलने नहीं आए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से माँ को खुश करना चाहती थी, इसलिए उसमें वो कोई बाधा नहीं चाहती थी। तो ईमानदारी के साथ वह लेखक की माँ की बात मानना चाहती थी। इस तरीके से दोनों के बीच में पत्राचार होता रहा। लेखक को जब आशुतोष के बारे में पता चला तो वह थोड़े से चिंता में आ गए। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आशुतोष उसका इतना विश्वास पात्र बन गया है और वहां उससे मिलने चला गया था। लेखक ने अलका को लिखा कि वह उत्तर की ओर यात्रा करने वाले हैं, जो कि 2 महीने का है, और इस दौरान उनके बीच सामान्य रूप से पत्राचार नहीं हो पाएगा। उस पर अलका ने कहा कि मैं अपने प्रयोगों की तरफ तेजी से बढ़ रही हूँ, आप जा सकते हैं। और लेखक की यात्रा उत्तर भारत की ओर शुरू हुई। वो शिमला से पैदल चलते हुए हिमाचल होते हुए मसूरी पहुंचे। मसूरी में कई सारे पत्र लेखक का इंतजार कर रहे थे। वहाँ लेखक को मुनीम का पत्र मिला। उसमें मुनीम ने लिखा था कि सब कुछ ठीक है। वहाँ लेखक को अलका के हाथ से लिखा हुआ कोई पत्र नहीं मिला। यात्रा के दौरान ही अचानक आशुतोष लेखक से घबराता हुआ मिलने को आया। उसने लेखक को कहा कि आप मेरे साथ चले, अलका को लेकर आना है। जब लेखक ने जानना चाहा तो आशुतोष ने बताया कि वो हवा छोड़ घी पीने लगी है। उसको घर की दीवारों में बंद कर दिया गया है, जहाँ हवा तक को जाने की इजाजत नहीं है, पर उसको खाने पीने को खाली घी मिल रहा है, जिससे खाली उसके देह का विकास हो रहा है, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं बोझिल होता जा रहा है, उसका दम घुट रहा है। जब लेखक ने पूछा तुम्हें कैसे पता, वो तो तुमसे मिली नहीं, आशुतोष ने बताया कि मैंने दूसरे माध्यम से जाना। ये जानने के बाद लेखक को थोड़ी घबराहट हुई। उसने एक पत्र अपने गांव में माँ को लिखा और एक पत्र नंदिता को लिखकर अलका के बारे में जानने को
कहा और आशुतोष को कहा कि वह गांव जाके अलका को लेके आए और लेखक के कलकत्ता पहुंचने से पहले अलका वहां मौजूद हो। आशुतोष गांव गया और फिर वापस आ गया और उसने लेखक को बताया कि अलका उसके साथ नहीं आया। जब लेखक ने कारण पूछा तो आशुतोष ने कहा कि उसे आने नहीं दिया गया और अब तो वह खुद भी नहीं आना चाहती। उसने रोते हुए लेखक को बताया। उससे लेखक को घबराहट हुई। फिर लेखक तुरंत गांव पहुंचे। गांव जाकर उन्होंने पाया कि नंदिता वहां मौजूद थी। नंदिता वहां एक दिन पहले पहुंची थी। जब लेखक ने अलका को देखा तो वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि अब अलका का चेहरा पीला पड़ा जैसा हो गया था। वह बिल्कुल कंकाल की तरह नजर आ रही थी और उसमें कोई कांति भी नहीं रह गई थी। लेखक उसको देखकर बहुत ही दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर नंदिता ने लेखक को कमरे के अंदर ले जाकर के बताया कि स्वप्नमयी का यानी अलका का जो कवि हृदय है वह इन सब बंधनों से बहुत दुखी हुआ और वह इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही अंदर उसने घुटना शुरू कर दिया और वो विक्षिप्त होने जैसी स्थिति में पहुंच गई। फिर लेखक की माँ नंदिनी से पूछने को आई कि क्या तुमने डॉक्टर और नर्स को बुलाया है। तब नंदिनी ने कहा कि हाँ, उसने बुलाया है। इस पर लेखक की माँ का कहना था कि आज तक हमारे घर में कोई डॉक्टर या नर्स नहीं आई। तब नंदिता ने कहा नहीं आई तो आ जाएगी। फिर माँ ने लेखक के सामने बैठकर कहा कि यह तुम लोगों को क्या हो गया है, यह सब तो होता रहता है। वो तो माँ बनने वाली है, उसका बच्चा होने वाला है, इसलिए ऐसा हाल हो गया है। फिर उसी रात अलका ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। उसने लेखक से कुछ बातें की। उसने कहा कि मैं खुद ही आत्महत्या को निमंत्रित की हूँ। इसका कारण ये था कि मैं अपने प्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहती थी। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मैंने यहाँ से निकलने की भी कोशिश नहीं की। आप भी मुझसे रूठ गए थे और अंत में उसने ये कहा कि मैं जा रही हूँ, आप बच्चे का ख्याल रखिएगा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके क्रियाकर्म किए गए। फिर नंदिता ने लेखक के सामने अलका के प्रयोगों का लिखा हुआ लेखा जोखा लाके लेखक को दिया। जब लेखक ने पढ़ा तो उन्हें अलका के द्वारा किए गए प्रयोग की पूरी विस्तृत जानकारी मिली, जिसमें उसने शुरू में लिखा था कि मैं प्रयोगों की तरफ बढ़ रही हूँ, माँ की बात मान रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है, सारी बातें लिखी। फिर उसमें लिखा कि ये नहीं हो पाएगा, मेरा दम घुट रहा है। उसने कई पत्र लेखक और नंदिता को लिखे पर कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी, विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गई और इस तरीके से अलका का बुरा हाल हो गया और उसके अंदर का कवि भी मरने लगा था। बाद में लेखक ने माँ को मुनीम के साथ बात करते हुए कुछ योजना बनाते हुए देखा। लेखक को कुछ समझ नहीं आया। तब नंदिता ने लेखक को आके बताया कि माँ मुनीम के साथ मिलकर योजना बना रही है और फिर उसने उसका उद्घाटन किया कि वो अलका के सारे सामान, जिसमें वस्त्र, गहने और सारे जो सामान हैं, वो ब्राह्मणों को दान कर रही है। जिसको जानकर लेखक को बहुत गुस्सा आया और उन्हें लगा कि जैसे वो किसी का गला घोट दे, माँ का गला घोट दे। उनको इतना क्रोध आ रहा था। उसी दौरान लेखक का छोटा भाई एक पत्र लेकर लेखक के पास आया, जो कि डाकिया ने दिया था। यह पत्र अलका ने लेखक को कई दिन पहले लिखा था, जो किसी कारण लेखक तक नहीं पहुंच पाया और वो वापस लौट के आया। तो जब लेखक ने वो पत्र पढ़ा तो उन्हें सारी बातों का पता चला, जिसमें लिखा था कि आप भी मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मैंने भी गलती की और मैंने खुद अपने प्रयोगों के कारण आत्महत्या की है और सारी बातें उसमें लिखी गई थी। पत्र पढ़ के लेखक ग्लानि भाव से भर गए। लेखक को
अलका ने उसमें यह भी लिखा था कि इसमें एक और बंधन था जो कि मुझे वहां आने से रोक पा रहा था। वो बंधन था लेखक का अलका पर अविश्वास। लेखक अलका पर अविश्वास करते थे और वो भी नहीं चाहते थे कि अलका आए। लेखक को इस बात से बहुत हैरानी हुई कि अलका उनके मन की बात जानती थी और कैसे जानती थी, और जानने पर भी उसने यह चीज प्रकट नहीं होने दिया। लेखक को इन चीजों का बहुत ही ग्लानि भाव था और बहुत ही पीड़ा था। अंत में लेखक ने यह संकल्प लिया, यह निर्णय लिया कि वह स्वप्नमयी के स्वप्न को पूरा करेंगे और उसके द्वारा छोड़े गए कार्य को पूरा करेंगे। बाकी जो चीजें रह गई हैं उसको आप प्रश्न उत्तर में देख सकते हैं, बहुत विस्तृत रूप में है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और लिखने को मिलेगा। और अगर मुझे समय मिला तो मैं इन सारे चरित्रों का चरित्र चित्रण, उनकी विशेषताएं जो हैं वो भी लिख के डाल दूंगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वह कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकता है और पूछ सकता है।